टेस्ट का मतलब होता है कि टेस्ट में हमने कमियां कहाँ की, बोर्ड परीक्षा में हमको लिखना है तो हम उस पर क्या ध्यान दें। तो उसमें पहली तो चीज़ ये ध्यान देनी है कि जब भी किसी भी वाक्य का आंसर लिख रहे हो तो उसका ग्रामर जरूर ध्यान दो। टेंस बहुत मायने रखता है, यानी यदि वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर भी आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जाना चाहिए, ये पक्का मान लो। उसमें होता क्या है कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, आप आंसर लिखते हैं, शब्दों को लिख दिए तो आपको लगता है कि हमने सही लिख दिया। शब्द लिखने से सही नहीं होगा, शब्द का सही जगह पर प्रयोग करना भी जरूरी है। अभी सेंटेक्स पढ़ रहे हैं, सेंटेक्स में क्या बता रहा है, सेंटेक्स यही बता रहा है कि हमको सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग करना है। क्वेश्चन आंसर आप लिख रहे हैं, इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या कि जब आप ग्रामर सही लिखे होंगे, शब्दों का सही जगह पर प्रयोग किए होंगे तो उसका प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ेगा कि बच्चे ने पढ़ाई की है, वही पॉजिटिव मार्क्स हैं। दूसरी चीज, जैसे शार्ट क्वेश्चन लिखते समय उसमें मुख्य पॉइंट आपको ध्यान देनी है कि मुख्य पॉइंट पूछ क्या रहा है। कभी कभी जैसे आपने क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आंसर परीक्षा में पूछे जाएंगे, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, होंगे उसी से रिलेटेड, थोड़ा सा उसको पूछने का तरीका बदल देगा तो आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसको पहले समझिए। तब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी क्वेश्चन को पहले आप समझिए कि पूछ क्या रहा है। कभी कभी गलती तो ऐसे भी हो जाती है कि पूछ कुछ और रहा है, समझ आपने कुछ और लिया, आंसर आपने लिख दिया, आपने अपनी समझ के हिसाब से लिख दिया, जबकि उसमें पूछा कुछ और जा रहा था। जैसे अब ये एप्लीकेशन लेटर और क्या कहते हैं कंप्लेंट लेटर्स या आर्टिकल की बात है। आर्टिकल्स मान लो लगभग कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होता है। जैसे अब आर्टिकल को ही ले लो, आर्टिकल में एक टॉपिक है क्या, योर फ्यूचर प्लान, ऐसा था, पढ़े थे ना, योर फ्यूचर प्लान। अब आप फ्यूचर प्लान तो पढ़े, पूछ दिया कि योर एम, आपका उद्देश्य, योर पर्पज इन लाइफ, जीवन में तुम्हारा उद्देश्य, योर गोल ऑफ लाइफ, योर गोल ऑफ एजुकेशन। बात सब घुमा फिरा के वही है, बस केवल क्या कर रहा है, शब्दों को चेंज करके आपको आपके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास है ये, कि आप कितना समझ पा रहे हैं जो पूछा गया है। यदि आप उस क्वेश्चन का अर्थ समझ लिए तो आप सही से लिख देंगे। बात समझ में आ रही मेरी ना? तो इसीलिए सबसे पहली पॉइंट है कि जब भी आप पेपर क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर नहीं दीजिए, बल्कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ के उसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। ये केवल अंग्रेजी विषय की बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट में। इसीलिए आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, जबकि वास्तव में पेपर हल करने के लिए 3 घंटा ही समय है। लेकिन वो 15 मिनट जब जारी हुआ था एक्स्ट्रा, तो लिखा था उस पर, गाइडलाइन है उसकी, कि 15 मिनट एक्स्ट्रा केवल परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जा रहा है मतलब क्या, कि आपके पास प्रश्नों का एक संग्रह है और उस प्रश्नों के संग्रह में आप क्या है, उलझे हुए हैं। और जब पेपर आता है तो उसमें क्या आता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आ गए। पढ़ा तो बहुत, तो सब तो परीक्षा में आए नहीं, आए उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस। तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपके पास ब्रॉड है, जब आप पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो आप महसूस करिए कि पेपर पढ़ते समय वो अब फोकस होना शुरू हो जाता है, केंद्रित होना शुरू होता है हमारा मस्तिष्क उन प्रश्नों पर जो प्रश्न परीक्षा में आए हैं। उन प्रश्नों को हम छोड़ना शुरू करते हैं जो पहले से हमारे दिमाग में है लेकिन वो एग्जामिनेशन में नहीं है। क्योंकि जब तक हम उन क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हम उस क्वेश्चन का सॉलिड आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो ढेर सारे आंसर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसीलिए पेपर को पढ़ने में विशेष समय देना जरूरी है, और जितना अधिक समय आप पेपर को पढ़ने में देंगे उतना ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन से रिलेटेड बन पाएगा, ताकि आप सॉलिड जो है आंसर दे सकें।
और बच्चे करते क्या है, कभी कभी होता क्या है कि जैसे वो कॉमन सी वो एक ये कहो कि ये कॉमन थिंग भी है कि क्वेश्चन में कोई पेपर देखा उठा के, कोई क्वेश्चन बड़ा इजी आ गया है, बड़ा खुश होते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो मेरा बिल्कुल डन। अब उसके चक्कर में होता क्या है कि आप ओवर एक्साइटेड होते हैं, और ओवर एक्साइटमेंट में जब आप उसका आंसर लिखना शुरू करते हैं तो पता चला कि उसमें उधेड़ बुन होना शुरू हो जाती है, यानी एकदम सही सही सारी चीजें नहीं बैठ पाती, यानी बहुत बढ़िया आने वाला प्रश्न भी वो मिसलीडेड हो जाता है, क्योंकि आपके पास तो ढेर सारे आंसर है ना, तो इसमें का उसमें, उसमें का उसमें होना शुरू हो जाता है। आप आंसर तो लिख देते हैं लेकिन सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आपने उस पर भाई समय दिया होता, उस पर विचार या चिंतन करने के लिए समय दिया होता, तो शायद आपका आंसर सही और सटीक बैठता। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद, कभी परीक्षा दिए हो तो इसको महसूस करो कि एग्जामिनेशन हॉल से जब आप निकलते हैं तो आपको यह लगता है कि इसमें यह वाली बात और लिख दी गई होती तो यह और अच्छा हो गया होता। तो यह बात वहीं क्यों नहीं हो गई? उसका एक ही कारण है, क्योंकि आपने प्रश्न पत्र को ध्यान से नहीं पढ़ा। क्योंकि अभी हाई स्कूल की परीक्षा आप दिए हैं बोर्ड की, इसलिए हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा देने के बाद आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि कहाँ गलती होती है, लेकिन वो अधूरा है। क्योंकि हाई स्कूल का एग्जामिनेशन बिल्कुल ये कहिए कि सामान्य कैटेगरी का है, वो बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह नहीं रहा। उसमें सामान्य विद्यार्थी भी 80+ हो जाता है, लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन अब आप देकर निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 80 से 90 करने में कितना, 80 तक तो वो हो गया, कॉमन हो गया, लेकिन 80 से 90 के बीच में कितनी आपको जो है कम्पीट करना है और कितना जो है आपको मेहनत करनी है, सॉलिड बनाना है किसी चीज को, तब जाकर के आप 90+ हो पाएंगे। ये पता चलेगा। क्योंकि अभी आपको ये मैं केवल एक्सपीरियंस दे रहा हूं अपना, आपको ये एक्सपीरियंस तब होगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे। यदि आप पहले से ही मेरा एक्सपीरियंस लेकर के जाएंगे तो शायद ये बात नहीं रहेगी, तब आप प्लस करके आएंगे। इसलिए इसको रखिए कि पेपर मिला तो आप डायरेक्ट आंसर पर मत जाइए, पेपर मिला तो प्रश्न को बार बार पढ़िए। अब जैसे क्या कहते हैं, कंप्लेंट लेटर की बात कर रहा हूं। लेटर लिखने के लिए जब आता है तो उसमें क्वेश्चन पूरा लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते समय पता चला कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुछ और आपने लेटर लिखा कुछ और। ऐसा भी होता है। एक बार ऐसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बच्चे निकल कर आए, उसे कहा सर ये वाला तो मैंने बहुत बढ़िया किया, ये लेटर बहुत अच्छा आ गया था, उसमें पूछा कुछ और था और वो सब समझ कुछ और गए और लिख कर चले आए। मतलब कि उस क्वेश्चन का सही अर्थ नहीं समझ पाए कि इसमें क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है। लेकिन लिख कर चले आए, उनको लगा कि हम बढ़िया लिख कर आए हैं, लेकिन पूछ कुछ और रहा था, लिख करके कुछ और चले आए। हालांकि 0 मार्क्स नहीं मिला, उस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्लेंट लेटर्स और लेटर में क्या है कि मार्क्स डिवाइडेड होते हैं, स्ट्रक्चर पर, बॉडी ऑफ लेटर पर, उसके सैल्यूटेशन पर, उस सब पर नंबर डिवाइडेड होते हैं। तो 0 तो नहीं मिलेगा, लेकिन बॉडी ऑफ लेटर तो आपका गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि बॉडी ऑफ लेटर कहां से रिलेट करता है? क्वेश्चन से ही। तो क्वेश्चन यदि आपको सही समझ में आया है तो आप उसका बॉडी ऑफ लेटर सही बना के आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं जिनको आपको देखने की जरूरत है, और ये कॉमन बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते और उनको ये लगता है कि हमको कुछ भी लिख करके आना है केवल। कुछ लोग तो ये होता है कि पढ़ते समय ही एक ट्रिक ढूंढते हैं कि हमको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करेंगे। उसकी भी ट्रिक है कि आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो उसका आंसर लिखना है। आपको कैसे लिखेंगे? तो उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको याद है, एक क्वेश्चन किसी चैप्टर का आपको याद है और उस चैप्टर से कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तो माध्यम भी मिल गया आपको। यदि आप चाहें तो उसी को माध्यम बना सकते हैं, यानी उसको माध्यम बना करके आप आंसर लिखिए। पूरा का पूरा तो नहीं सही होगा, लेकिन उससे रिलेटेड आंसर बना, तो जहां 4 नंबर जा रहा था वहां आपको 2 नंबर मिलेगा। यानी आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है,
किसी भी कीमत पर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और क्वेश्चन छोड़ना नहीं है इसका मतलब कुछ भी लिख कर आना है नहीं है। पहले हमको प्रयास करना है कि उस प्रश्न का सॉलिड आंसर दें, एकदम टू द पॉइंट आंसर दें, और नहीं मिला तब हमको उसको बनाने का प्रयास करना है। उससे रिलेटेड कुछ चीजें हमको याद हैं तो उनसे हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। बहुत सारे पेपर्स में तो ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर पेपर में ही मिल जाता है। जैसे पहले वो पैसेज वगैरह आया करते थे, पैसेज जब आते थे तो पैसेज वाला जो कंप्रीहेंशन वगैरह करने के लिए आता है, तो कंप्रीहेंशन वाला जो पैसेज होता है वही उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया उसमें शार्ट क्वेश्चन में, तो उसका आंसर तो वही में ये है, नहीं है उसमें, उस प्रश्न का आंसर उसके पैसेज में है। आप चाहें तो, ये कॉमन सेंस है, तो आप उसी में आंसर ढूंढ लेंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि पहला वाले प्रश्न में ही दूसरे वाले का आंसर है। जब आप पहला प्रश्न हल कर लेते हैं और उसके बाद दूसरा वाला प्रश्न पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे यार यही वाला तो ऊपर लिखना था। ऐसा कभी महसूस हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने पूरा पेपर एक बार में पढ़ा ही नहीं था। नहीं, आपको उसी समय पता हो गया होता कि अरे यार ये देखो, ये पहले वाले का आंसर तो दूसरे वाले प्रश्नों में है। क्योंकि पहले हो सकता है कि किसी प्रश्न का उत्तर किसी दूसरे प्रश्न से मिल जाए, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए जब आप पेपर पढ़िएगा तो पूरा पेपर एक तरफ से एक तरफ पढ़िए और सारे प्रश्नों को एक दूसरे से जोड़ कर देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब आप आंसर देंगे तो सीधा सीधा देंगे। चूंकि आप रेगुलर विद्यार्थी हैं, ये सारी बातें इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं यानी नियमित विद्यार्थी जो शुरू से लेकर आज तक पढ़े हैं, उनके पास बहुत ढेर सारा मैटर है। बस उस मैटर को सही जगह पर यूटिलाइज करने की जरूरत है। तो मैटर तो आपके पास बहुत है, आप कक्षा में बैठकर इतनी चीजें पढ़ चुके हैं कि यदि आप प्रयास करेंगे तो वो सारी चीजें केवल रिकॉल करिए एग्जामिनेशन हॉल में, तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो आपके पास मैटर बहुत है, बस उसको क्या करना है, एक सही जगह पर उपयोग करने की जरूरत है। इस पर ध्यान दो। तो यही सब है, छोटी मोटी चीजें हैं। अब जैसे कुछ लोगों की हैंड राइटिंग खराब है, पंक्चुएशन बहुत मायने रखता है। एग्जामिनेशन में पेपर हल करते समय आपका पंक्चुएशन बहुत मायने रखता है। पंक्चुएशन मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कामा ना। जैसे बीच में कोई नाम आ गया, उस नाम का पहला अक्षर कैपिटल से होना चाहिए। ये सब पढ़े हैं आप हाई स्कूल के लेवल में, तो ये बड़ा मायने रखता है। इसको आप अवॉइड नहीं करेंगे। अवॉइड करते हैं बच्चे, कह रहे यार ये इससे बहुत मतलब है, क्योंकि वो दिखता है कि आपने कितना सही ढंग से हल करने का प्रयास किया है या आपकी समझ कितनी डेवलप हुई है, ये उसी से दिख जाता है। उसी के आधार पर आपका नंबर प्लस या माइनस हो जाता है। तो इसलिए पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी पॉइंट पर, यानी पहली, ऐसे यदि बिंदुओं में देखो तो पहली बिंदु हो गई कि आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसका अर्थ समझिए। दूसरी बिंदु हो गई कि लिखते समय आप ध्यान दीजिए कि आपका ग्रामर सही हो। अंग्रेजी विषय में, हिंदी में भी लिख रहे हैं तो आपका सेंटेंस सही बनना चाहिए, या किसी भी सब्जेक्ट में लिख रहे हैं तो सेंटेंस आपका सही बनना चाहिए। तीसरे नंबर पर पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट है, आपको पंक्चुएशन ध्यान देना है। चौथे नंबर पर क्या कहते हैं, स्पेलिंग वगैरह ध्यान दीजिए। जो वर्ड लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग आप बिल्कुल क्लियर करके ही लिखिए। और उसके बाद आपको ध्यान देना है अपनी हैंड राइटिंग पर। हैंड राइटिंग का मतलब हो गया कि सुंदर हो। अब जैसे किसी की हैंड राइटिंग ये है, कोई से क्या कहते हैं, मैथ वाले हैंड राइटिंग थोड़ा कमजोर लिखते भी हैं, या ये कहो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में हैंड राइटिंग पर बहुत ध्यान नहीं दिए, तो कुछ गड़बड़ होती है। लेकिन लेखन शैली, हैंड राइटिंग का मतलब सुंदर नहीं, हैंड राइटिंग का मतलब सुंदर तो जो बन सके वो ठीक है, नहीं बन रहा है तो उसकी लेखन शैली अच्छी हो। लेखन शैली का मतलब स्पष्ट क्लियर वर्ड लिखिए। जो भी शब्द आप लिख रहे हैं वो शब्द क्लियर हो, ऐसे कि आपने लिखा और एग्जामिनर उसको पढ़े, तकलीफ ना हो पढ़ने में कि क्या लिखा है।
कभी कभी होता है ना किसमें कि ये लिखा क्या है, विजिबिलिटी, शब्दों की विजिबिलिटी इतनी स्पष्ट हो कि ये न फोकस करना पड़े कि आखिर ये लिखा क्या है। यानी आप ऐसा स्पष्ट लिखिए, हैंडराइटिंग भले ही खराब हो लेकिन इतना स्पष्ट जरूर रहे कि सामने वाला पढ़ सके। कुछ बच्चे ये समझ करके लिखते हैं कि नहीं एग्जामिनर को बेवकूफ बना दो नंबर दे देगा, कुछ भी लिख दो ऐसा हो कि पढ़ने ना पाए। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको नंबर मिलने वाले नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मिल गए तो अलग बात होगी वो, लेकिन ऐसे पर मार्क्स मिलने वाले नहीं है। मार्क्स तभी मिलेंगे जब वो स्पष्ट लिखा होगा, इसलिए स्पष्टता पर ध्यान देनी है। इन 4-5 बिंदुओं पर यदि आप विशेष ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही और सटीक बैठेगा। लिखते समय जैसे आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, अगली पॉइंट ऐड कर दो उसी में। तो ये ध्यान दो कि जब भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो पेपर आप, कॉपी आपको पर्याप्त मिलने वाली है, कॉपी बचा के नहीं लिखना है, कॉपी बचा दो कॉपी मिलने ही वाली नहीं है। बोर्ड की कॉपी देखोगे तो वो लंबी चौड़ी होती है और उसमें जगह पर्याप्त होता है। आप एक काम करिए कि इधर से भी 4 अंगुल और इधर से भी 4 अंगुल या 2-2 अंगुल आप वो कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इधर जो कॉपी को नत्थी करते हैं या बांधते हैं तो उसकी वजह से ऐसा ना हो कि हमारा क्वेश्चन का कोनो आंसर लिखे हैं वही नाथ दिए, तो एग्जामिनर कैसे पढ़ेगा। तो इसलिए उतनी जगह छोड़ करके आप लिखना शुरू करिए कि मान लीजिए बी कॉपी लेनी है तो बी कॉपी को नत्थी करते समय हमारा क्वेश्चन आंसर नत्थी ना हो जाए। तो इतनी तो सावधानी आप बरती सकते हैं। इसीलिए तो कहा कि इधर से 4 अंगुल, इधर से 2 अंगुल। इधर से 4 अंगुल इसलिए कॉपी के बाएं साइड में 4 अंगुल खींच दो, क्योंकि जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो उसमें भी कॉपी चेक करते समय एक जो है इंडिकेशन होता है कि बच्चे को नंबर हमेशा बाएं तरफ देना है। यानी जहां आंसर लिखे हैं उसके ऊपर नंबर नहीं देना होता, आंसर जहां आप लिखे हैं उसके बाईं तरफ का जगह खाली रहता है, वहीं पे नंबर देना है। तो आप समझ लीजिए कि आप नंबर देने के लिए भी जगह छोड़ दीजिए। एग्जामिनर के लिए एक हो गई ना, उसके लिए भी आपने सोच लिया, तो अब एग्जामिनर को क्या हो गया, यानी अब देखो ये पॉजिटिव इंपैक्ट है सब कि आप 4 अंगुल छोड़ दिए, क्वेश्चन दब भी नहीं रहा है, नत्थी भी नहीं होगा, खाली जगह मिला, एग्जामिनर चेक किया और नंबर भी एक सही जगह दे दिया। अब कुछ बच्चे क्या होता है कि एक तरफ से एक तरफ तक पूरा अंतिम में ले जा करके, बल्कि एक आंख अक्षर छूट गया, र लिखना है तो आधा कहीं के आधा खींच दिए, उधर बाहर हो गया। काहे ऐसा कर रहे हो भैया, क्या कॉपी कमी है क्या? इसीलिए मैंने कहा इधर से भी 2 अंगुल छोड़ दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी किसी भी चीज को स्पष्ट लिखिए कि हम जो लिख रहे हैं वो एकदम पूरा का पूरा एग्जामिनर के सामने विजिबल हो, दिखता रहे, तो उससे आपके मार्क्स बिल्कुल अच्छे और पॉजिटिव होंगे। तो यही सब ध्यान देना है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ऊपर लिख दिया आंसर आप क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए।